शर्मा पर आज से हम लोग एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, बात बेबाक। इसमें हम नेताओं, अभिनेताओं और समाज सेवियों से जनता के कुछ सवाल करेंगे और हम यही कोशिश करेंगे कि जनता को उनके सवालों के जवाब मिल जाए। इसी कड़ी में आज के हमारी मेहमान हैं सुजानगढ़ नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जयश्री दादीच, जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार में ही वह जीती और फिर पहली बार में ही भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें सुजानगढ़ नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष बना दिया। और अगर किसी भी वार्ड के किसी भी व्यक्ति को कोई भी तरह की समस्या हो तो जयश्री दादीच हमेशा आगे रहती है उसकी मदद के लिए। तो आइए स्वागत करते हैं जयश्री दादीच का। नमस्ते। प्लीज सिट। थैंक यू। तो क्या आप तैयार हैं जनता के सवालों के लिए? जी बिल्कुल, हमेशा। तो आइए शुरू करते हैं बात बेबाक का पहला एपिसोड। जनता का आपसे पहला सवाल ये है कि आप पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार में ही जीती और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आपको नेता प्रतिपक्ष बना दिया, आप इस पे क्या कहेंगी? जी, इस सवाल पर अर्पिता जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मैं पूरी तरह से पहली बार जो मैं चुनाव लड़ी और पहली बार ही जीती, उसे मैं ईश्वरीय कृपा और जनता का विश्वास, मैं ये दो जो है मैं आपको बताना चाहूँगी ईश्वरीय कृपा के बारे में। कि जब मेरा वार्ड जिसमें मैं रहती हूँ वो ओबीसी आ गया था, उस समय मैं अपने परिवार के साथ केदारनाथ यात्रा पर थी, तो कई फ़ोन कॉल्स आए हमारे पास कि आप पर तो केदार बाबा जो है वो राज़ी नहीं हुए हैं क्योंकि आपका तो खुद का वार्ड ओबीसी आ गया है। लेकिन जब ईश्वर की कृपा मुझ पर थी तो मैं दूसरे वार्ड से, मुझे जो कि एक पुरुष वार्ड था, उससे मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिली और जनता का विश्वास और मेरी जो टीम थी मेरे साथ, उनकी मेहनत से मैंने वो चुनाव जीता। और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष के लिए नाम गए यहाँ से, तो मेरी काबिलियत और मेरी योग्यता को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो निर्णय लिया गया, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करती हूँ और शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। आपने बहुत अच्छा बोला है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि नगर परिषद सुजानगढ़ के काम को आप 10 में से कितने अंक देती है और आप अपने काम को खुद से कितने अंक देती है? जी देखिए, वैसे तो विकास का कोई काम के लिए मेरा प्रयास करना और नगर परिषद के द्वारा काम करना ये कोई नंबर गेम नहीं है, मैं इसे कोई नंबर गेम नहीं मानती हूँ। और रही बात नगर परिषद को नंबर देने की, तो नगर परिषद उस परीक्षार्थी की तरह है जिसने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं हो। मेरे हिसाब से जब कोई स्टूडेंट कुछ लिखता नहीं तो उसे नंबर किस बात के दें। तो वही स्थिति सुजानगढ़ में नगर परिषद की है कि ना उनसे सड़कें बनी, ना उनसे साफ़ सफाई हुई, ना उनसे जल भराव की समस्या मिटी, तो उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। तो मैं अपनी ओर से उन्हें कोई नंबर, जब तक वो काम नहीं करके दिखाते, मैं उन्हें अपनी ओर से कोई नंबर नहीं दे सकती। अब रही बात मेरे खुद के नंबर की, तो ये तो मेरा हक ही नहीं है कि मैं अपने आप को नंबर दूं, ये जनता ही मुझे नंबर दे सकती हैं। लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते आपको दो बात बताना चाहूँगी कि जब से मैं नेता प्रतिपक्ष बनी हूँ, मैंने अपनी टीम के साथ जो भी विरोध प्रदर्शन या सुजानगढ़ के जनता के विकास के लिए, उनके सहयोग के लिए कार्य किया, उसका परिणाम ये हुआ कि आज सुजानगढ़ की जनता अपने हक के लिए लड़ना सीख गई। वो जान चुकी है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जो उन्हें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है संविधान द्वारा, उसमें स्वस्थ जीवन और सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार उन्हें दिया गया है। और उसी हक के लिए हर दिन, हर समस्या के लिए सुजानगढ़ का आम आदमी खड़ा हो जाता है, आंदोलन के लिए और प्रदर्शन के लिए, और अपना काम करवा कर मानता है। और रही बात एक और बात की, तो जब मैं नगर परिषद में जाती हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि हम भी नेता प्रतिपक्ष थे, हमने तो कभी विरोध प्रदर्शन नहीं किया, हम इस तरीके से कभी नहीं करते थे, हम तो चुपचाप रहते थे। तो वो उनकी कर्तव्य की बात है, तो वो मेरा एक परिणाम मुझे लगता है कि हाँ, मैं अपना काम सही से कर रही हूँ। क्योंकि जहाँ भी मैं अपनी टीम के साथ जाती हूँ तो लोगों के मुंह से यही निकलता है कि आज क्या बात हुई, किस बात का विरोध है। तो लोगों के मन में, नगर परिषद वालों के मन में ये मन में भय होता है कि आज किस बात का विरोध है, यानी हमारी कुछ ना कुछ कमी है।
तो उस हिसाब से मैं अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने काम पे पूरी तरीके से फोकस हूँ, बस मैं ये कह सकती हूँ। तो आप सभापति जी को आप कितने नंबर देंगी? जी, मैंने बताया कि जब तक वो काम ही नहीं कर रही हैं तब तक मैं उनको नंबर नहीं दे सकती कुछ भी। फिर भी नंबर तो दीजिए। फिर भी यदि आप फोर्स करती हैं तो मैं उनको पास तो नहीं करूँगी, 10 आउट ऑफ 2 मैं उनको मार्क्स दूंगी बस। अरे खाली कॉपी में भी नंबर दिए जाते हैं। वही कुछ लिखा ही नहीं है, फिर भी मैं 2 मार्क्स दे रही हूँ ताकि आगे वो मेहनत करें। जी, धन्यवाद। आपका अगला सवाल ये है कि आपकी पार्टी की न तो राज्य में सरकार है और न ही नगर परिषद में, फिर भी पार्षदों में कई बार देखा गया है कि बंटवारा नजर आता है। कुछ पार्षद आपके साथ हैं तो कुछ आपके विरोध में और कुछ तो दिखाई ही नहीं देते हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगी? अर्पिता जी, जैसा कि आपने कहा कि हमारी पार्टी की ना तो राज्य में सरकार है अभी, और अनफॉर्चुनेटली अभी नगर परिषद में भी नहीं है, लेकिन इन सब के ऊपर केंद्र में हमारी पार्टी की सरकार है और विश्व में सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी ही राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। तो वो उस बात पर मुझे बहुत अभिमान है। और रही बात राज्य सरकार की, तो बहुत जल्द आपके सामने राज्य में भी केसरिया रंग ही फहराने वाला है और भाजपा की सरकार बहुत जल्द आने वाली है। अब रही बात मेरे पार्षदों की, तो ये एक भ्रम मात्र इस प्रश्न को मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे पार्षद सभी अपने अपने वार्डों को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। क्योंकि हमारा अभी सत्ता में हमारा नहीं है पार्टी, फिर भी काम करवाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम सभी लग रहे हैं। और जो आप एकता की बात कर रही हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी, आप नगर परिषद की कोई सी भी मीटिंग का वीडियो उठाकर देख लीजिए। आप मेरे 20 के 20 पार्षदों को एकजुट एक आवाज़ में प्रदर्शन विरोध करते हुए और सत्ता पक्ष को नीचा दिखाते हुए, क्योंकि वो काम नहीं करते, उन्हें उनकी गलतियां बताते हुए मेरे सभी पार्षद हम एकजुट आवाज़ में वहाँ आपको पाएंगे। आप देख सकते हैं ये बात। तो ये इस बात का मैं सरासर विरोध करती हूँ, या मैं इसको सिरे से ही नकारती हूँ कि हमारे पार्षदों में कोई तरह की आपको अलग लग रहा है। ऐसा कुछ अलगाव हमारे बीच नहीं है। जी, आपका अगला सवाल ये है कि अगर आप नगर परिषद की सभापति होती तो आपके पास शहर के विकास के लिए क्या मॉडल था? जी अर्पिता जी, ये एक काल्पनिक प्रश्न है देखिए, लेकिन कल्पना की जा सकती है, कल्पना करना मनुष्य का स्वभाव होता है। तो यदि मैं सभापति होती तो मैं पहला काम तो ये करती कि मैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का जो नगर परिषद का टाइम होता है, मैं आपको नगर परिषद में ही मिलती। अति आवश्यक काम के अलावा मैं आपको 10 से 5, क्योंकि जहां आपकी कर्तव्य का आप क्षेत्र है, आप वहां मिलेंगे ही नहीं। हमारे अभी के जो सभापति जी हैं, उनकी सबसे बड़ी कमी यही है, कभी भी कोई काम लेके जाओ वो वहां पर मौजूद नहीं मिलती हैं। तो पहला काम तो मैं ये करती। उसके बाद जिस तरह से एक आपने सुना होगा जनता दरबार या सरकार आपके द्वार, ये जो योजनाएं होती है, उसी तरह से मैं वार्ड दरबार ज़रूर लगाना चाहती। प्रतिदिन 1 घंटे का समय मैं अलग अलग वार्डों को देना चाहती कि आप सभी आइए अपनी समस्याएं लेकर, और मैं उनका जितनी जल्दी हो सके यथाशीघ्र मैं उनका समाधान करती। उसके अलावा क्योंकि नगर परिषद जो है वो अपने कर्मचारियों पर डिपेंड है, वही काम करेंगे, तो कर्मचारियों के साथ एक ऐसा व्यवहार होना चाहिए, एक ऐसा संबंध होना चाहिए कि वो और ज़्यादा प्रोत्साहित हो काम करने के लिए। जिस तरह पाक्षिक रूप पर या तो मैं उनको कोई प्रोत्साहन कार्यक्रम रखती कि वो प्रोत्साहित हो आगे से आगे कार्य करने के लिए, एक अवार्ड रखती उनके लिए कि कौन अच्छा काम कर रहा है, तो कर्मचारी जो है मेरे वो बहुत आगे बढ़कर काम करने के लिए रुचि लेते। जी, ये बातें तो हर कोई करता है। जी अच्छा, तो ठीक है, ये बातें सभी करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ और मैं क्या कर सकती थी। जी, सभी बातें करते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ कि हाल ही की जो नगर परिषद है वो पूरी तरह से जो प्रशासन शहरों के संग अभियान में भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, पट्टों में यही बात चलती है कि जब तक रुपए नहीं दिए जाते हैं पट्टे नहीं बनते हैं। तो मैं यदि सभापति होती, क्योंकि मैं एक
भारतीय जनता पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता हूँ और जब से हमारी सरकार केंद्र में आई है, एक भी भ्रष्टाचार या घोटाले की न्यूज़ आपने नहीं पढ़ी होगी। तो मैं वही रीति यहाँ के नगर परिषद में लाती कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाना मेरा पहला कर्तव्य होता। जी धन्यवाद। आपका अगला सवाल ये है कि आप जिस वार्ड की पार्षद है उस वार्ड में आपका जाना कैसे होता है? मेरा मतलब आप प्रतिदिन वार्ड का दौरा करती है या फिर शादी विवाह या फिर अन्य कार्यक्रमों में जाकर लोगों की राय लेती है? जी बिल्कुल, मैं अपने वार्ड में जाती हूँ शादी विवाह और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरे वार्ड में कई मंदिर हैं और मेरे वार्डवासी बहुत ही धार्मिक हैं। तो धार्मिक आयोजन कई होते हैं, मैं उन सभी में जाती हूँ और वो मेरा इस तरह से सम्मान करते हैं जैसे मैं अपने पीहर में गई हूँ। सारी महिलाएं मुझे इस तरह से ट्रीट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रही बात उन्हें संभालने की कि किस तरीके से, तो अर्पिता जी, लेट मी क्लियर वन थिंग, मेरे वार्ड में मैं अकेली पार्षद नहीं हूँ। लगभग 2270 जो मेरे वोटर हैं वो हर एक पार्षद हैं, वो हर एक सजग प्रहरी है मेरे वार्ड के। मेरे वार्ड में यदि छोटी सी भी समस्या हो जाती है तो तुरंत फ़ोन करके उसका समाधान मेरे वार्डवासी करवाते हैं। और 50 कम से कम 50 लोग तो ऐसे हैं जो क्योंकि जब मैं पार्षद बनी थी तो हमने एक पोस्टर लगवाया जिसमें सारे अधिकारियों के नंबर, फ़ोन नंबर्स थे और कचरा संग्रहण गाड़ी के, ये जो आधारभूत जो भी ज़रूरतें होती है उन सभी अधिकारियों के हमने नंबर जगह जगह पे पोस्टर लगवा दिए कि आप स्वयं संपर्क करें और उन्हें बुलवा लीजिए। फिर नहीं आते हैं तो फिर हम बात करें। तो इस तरीके से मेरे जो वार्डवासी हैं, महिलाएं भी इतनी सचेत हैं कि एक दिन यदि कचरे की गाड़ी नहीं आती है तुरंत फ़ोन कर कर वो बुलवा लेती हैं। तो मैं अकेली पार्षद नहीं हूँ, मेरा पूरा वार्ड ही मेरे लिए तो पार्षद है। और रही बात नियमित रूप से, तो मैं भी जाती हूँ और मेरे पति जो हैं कमल जी दादीज, वो भी वार्ड को बराबर संभालते हैं। जी, अभी तक आपने जितने भी सवालों के जवाब दिए वो बहुत ही ईमानदारी से दिए। तो अब सवालों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवालों का सिलसिला अब जारी रखते हैं। तो आपसे अगला सवाल ये है कि सुजानगढ़ की समस्याओं को अगर प्रमुखता से देखा जाए तो कोई भी 5 सबसे बड़ी समस्याएं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपकी नज़र में वो समस्याएं क्या है? आपने तो एक बहुत ही छोटी सी मुझे लिमिट दे दी 5 समस्याओं की, क्योंकि सुजानगढ़ में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जी। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुख्य समस्याएं हैं वो मैं आपको बता दूँ, जिसमें सबसे पहली जो समस्या है वो मुख्य मार्ग की, बस स्टैंड से लेके और घंटाघर होते हुए गणेश मंदिर तक का जो मुख्य मार्ग, जो हार्ट है सुजानगढ़ का, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और ये बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे सुजानगढ़ की है। तो पहली समस्या मैं इसे मानती हूँ। दूसरी, जो अभी कुछ दिनों पहले ही पूरा सुजानगढ़ जूझ रहा था, व्यापारी अपनी दुकान तक नहीं खोल पा रहे थे, जल भराव की समस्या, जिसमें साथ में जो सुजानगढ़ में तलाइयाँ स्थित है, जिसमें एक मेरे वार्ड में चापटिया तलाई है, वैसे ही सुजानगढ़ में कई तलाइयाँ हैं। तो उन तलाइयों की जो व्यवस्था ठीक नहीं है, उनकी जो जल निकासी की या उनकी जो भी व्यवस्था है वो ठीक नहीं है सुजानगढ़ में, वो दूसरी बड़ी समस्या। जी हाँ, एक न्यूज़ भी आई थी कि जब वहाँ पे एक गाड़ी फंस गई थी जी, तो आप और आपके पति वहाँ पे सबसे पहले पहुँचे थे और उस गाड़ी को निकालने में मदद की थी। जी बिल्कुल, वो मेरे ही वार्ड में है चापटिया तलाई। और मैं पिछले 2 साल से लगभग अनेक ज्ञापन निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक कलेक्टर महोदय तक को दे चुकी हूँ कि ये एक खुली तलाई है और मौत का खुला आमंत्रण है, जिसमें एक बार पहले भी एक बच्चा मर चुका है। और उसी का एक हमने परसों ही उदाहरण देखा है कि एक कार भी उसमें यूं की यूं गिर गई, क्योंकि वो एक खुली तलाई है। तो इसीलिए हम विरोध प्रदर्शन करते हैं इसके लिए, तलाई के लिए, क्योंकि जनता की सुविधा के लिए।
और दिसंबर तक का हमें समय भी दिया गया है, तो इसलिए दिसंबर तक का हम वॉच कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि दिसंबर तक यदि इसका कुछ करते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर सुजानगढ़ में एक ऐतिहासिक सबसे बड़ा आंदोलन करने के लिए हम सब तैयार हैं। उसके बाद ये दो समस्याओं के बाद यदि तीसरी समस्या मैं बताना चाहूँ तो तीसरी समस्या सबसे बड़ी जो है वो ये मानती हूँ कि साफ़ सफाई, क्योंकि नगर परिषद का काम साफ़ सफाई का होता है, लेकिन उसमें इनको 0 मार्क्स हैं। कई नाले, लगभग सारे ही नाले ऐसे हैं जिनका महीनों तक सफाई नहीं होती है। मेरे पार्षदों द्वारा कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, मंदिर है पास में, नालों की सफाई करवा दीजिए, तो नालों की सफाई बिल्कुल नियमित नहीं है। तो साफ़ सफाई की अनियमितता एक बड़ी समस्या है। एक यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल जो कि मेन मार्केट में है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत रहता है, तो पेशेंट जो है वो वहाँ तक पहुँचने में कई पेशेंट तो अपनी जान से हाथ ही गंवा बैठते हैं, या डिलीवरी के लिए यदि महिला जा रही है तो उसकी डिलीवरी पहले ही हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन सुजानगढ़ के हॉस्पिटल में पहुँचने तक की है, तो ये व्यवस्था भी एक मैं बड़ी समस्या मानती हूँ। और एक लास्ट 5वीं, क्योंकि 5 ही समस्या आपने बोला है, तो मैं मानती हूँ कि जो लाइन पार के जो वार्ड हैं, जिनमें मैं मुख्यतः भाजपा वार्डों को आपको बता रही हूँ, वो इस स्थिति में है जैसे वो सुजानगढ़ के हैं ही नहीं। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा उधर जाना हुआ, तो वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है, ऐसा लगता है कि ये सुजानगढ़ के ही हिस्सा है। सड़क नाम पे वहाँ पे मिट्टी है, कच्ची रोड है और जगह जगह तलाइयाँ बनी हुई है, कचरे के ढेर पड़े हैं। तो ये बहुत ही बदतर स्थिति सुजानगढ़ की है। बहुत सारी समस्याएं हैं, पर 5 में मैं इनको मुख्य रूप से आपको बता रही हूँ। आपने बहुत ही बेहतरीन तरह से सुजानगढ़ की समस्याएं बताई है। प्रतिपक्ष के नाते जो भारतीय जनता पार्टी को विरोध करने चाहिए थे, वो विरोध नज़र नहीं आता है। जिस प्रकार विरोध के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, वो विरोध हमको नज़र नहीं आता है। अर्पिता जी, इस सवाल पर तो मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि हम जहाँ भी, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि हम कहीं जाते हैं तो यही भय रहता है कि आज किस बात का विरोध है, हमें यही पूछा जाता है। और मैंने अपने इस 2 साल के कार्यकाल में, जब से मैं बनी हूँ, मैं कम से कम आपको बता रही हूँ कि कम से कम 50 विरोध प्रदर्शन तो हम कर चुके हैं। तो वो बात तो नहीं है कि हम विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये तो सरासर गलत बात हो गई। जिस प्रकार का जो आप पूछ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो है, आप शायद पूछ रहे हैं कि हिंसक प्रवृत्ति का या हिंसक जो विरोध होते हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं लेट मी क्लियर वन थिंग आपको एक बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सिद्धांतों पर और एक संस्कारों पर चलने वाली पार्टी है। हमें कई ऐसे सिद्धांत सिखाए जाते हैं, ऐसे हमें संस्कार दिए जाते हैं कि आप तर्क संगत बात कीजिए, फिजूल बातें नहीं कीजिए, तर्क संगत बात कीजिए, तर्क संगत बातों के लिए आप विरोध कीजिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने उन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए जो जो आज तक प्रदर्शन किए, वो हर एक प्रदर्शन और विरोध सफल हुआ है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसका एक बहुत ही सुलभ जो ये एक अच्छा परिणाम ये हुआ कि आम जनता अपने हक के लिए लड़ना सीख गई। बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपकी छवि एक सुलझी हुई महिला के रूप में है, तो आपसे बेबाकी पूछेंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इस बिखराव का नुकसान आपको कितना लगता है? अच्छा, आप किस बिखराव की बात कर रहे हैं? ये जो अलग अलग टिकट के लिए जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए आप पूछ रही हैं? जी। तो अर्पिता जी, मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें लोकतंत्र जिंदा है। कांग्रेस पार्टी की तरह उसमें परिवारवाद नहीं चलता है। तो हमारी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता जिसे उससे लगता हो कि हाँ, मैं इस पद के लिए आगे आ सकता हूँ, वो कोई भी कार्यकर्ता आगे आकर टिकट मांग कर सकता है। तो जो आपको आज अलग अलग लोग दिख रहे हैं, वो सब अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वही सब लोग आपको किसी भी मंच पर एक साथ मिलेंगे, किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो पार्टी का हो या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, आपको सभी एक मंच पर मिलेंगे। तो आपसी मनमुटाव की या ये सब कोई बात उनके बीच में मुझे नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी 2 धड़ों में नजर आती है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वही मैं आपको बता रही हूँ कि नज़र आती, क्योंकि देखो वो जो एक लाइन है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो
लोगों का काम कहना है तो वो कुछ भी कह रहे हैं, बाकी हकीकत जो है वो ये है कि जिसे भी पार्टी के द्वारा टिकट दे दी जाएगी उसी के साथ हम सब हो जाएंगे। हम पूरी की पूरी जो टीम है, अलग अलग जो आज आपको दिख रहे हैं, वो सब एक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश करना कोई गलत बात नहीं है। और जब पार्टी को द्वारा, शीर्ष नेतृत्व द्वारा टिकट दे दी जाएगी तो हम सब मिलकर, आपको यही सवाल मैं आपको उस दिन करूंगी कि ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक थी, एक है और एक रहेगी। जी धन्यवाद इस सवाल के लिए। तो जनता का आपसे अगला सवाल ये है कि भाजपा संगठन में जो सिर फुटेवल चल रही है उसे रोकने के लिए, क्योंकि अब आप एक वरिष्ठ नेता हैं, तो जनता को आपसे उम्मीद है कि आप उसमें दखल देंगी और कार्यकर्ताओं को भी आपसे अपेक्षा है, तो आप इसका हल क्या मानती है कि इससे पार्टी का जो आपसी टकराव है वह खत्म हो जाए? आपसी टकराव, ये सब शब्द थोड़ा मुझे कम समझ में आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में आप बात कर रही हैं। और मुझे लगता है कि आज विश्व की यदि पहली नंबर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने मजबूत संगठन की वजह से। हमारी पार्टी का कोई भी शिविर हो, प्रशिक्षण शिविर हो, कोई भी कार्य समिति हो, प्रत्येक कार्यकर्ता को यही सिखाया जाता है, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम तुम किए चलो। तो जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ये संस्कार दे रही है, उस पार्टी के ये संगठन पर यदि आप प्रश्न चिन्ह लगा रही है तो मुझे नहीं लगता ये ठीक है। थैंक्स, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सवाल का जवाब दिया। थैंक यू। तो आपसे अगला सवाल ये है कि राजनीति में ऐसा मानते हैं कि महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट होती है उस पे महिलाएं चुनाव लड़ती है और गुणाभाग समीकरण से पति की मेहनत, परिवार की प्रतिष्ठा से वह चुनाव जीत भी जाती है, मगर जब काम करने की बारी आती है तो वो पीपी यानी पार्षद पति को सामने लाती है, आगे लाती है। तो क्या यहाँ भी पीपी चलता है या फिर पार्षद ही चलता है? अर्पिता जी, आप जो ये मुझसे बात पूछ रही हैं महिलाओं के बारे में, तो ये मुझे नहीं लगता आज के समय में महिलाओं की स्थिति ऐसी है, क्योंकि हो सकता है पहले महिलाओं की जगह सिर्फ चुनाव लड़ने तक की थी और आगे का काम पति संभालते होंगे, लेकिन मैं आज की स्थिति और वर्तमान में जो मेरी खुद की स्थिति है उसमें मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरे पति जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। वो जो होता है कि गाड़ी के दो पहियों बिना गाड़ी नहीं चलती, तो उसी तरीके से हम दोनों मिलकर ही काम करते हैं और दोनों हर जगह आपको साथ मिलेंगे। इसका मुझे शायद प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले होता होगा कि महिलाएं नहीं करती होंगी काम, और लेकिन मैं जिस दिन से बनी हूँ मैं पूरी एक्टिव हूँ इस क्षेत्र में और मेरे पति मेरा पूरा सहयोग करते हैं। और जो बात आपने कही कि हाँ, चुनाव जीती है महिला अपने परिवार की प्रतिष्ठा से और पति की मेहनत से, वो दोनों तो मेरे साथ ऑब्वियसली है ही, तो ये तो मेरे प्लस पॉइंट रहे हैं। मेरे पति ने बहुत मेहनत की है इस चुनाव को जिताने के लिए और आगे भी करते रह रहे हैं। आपके वार्ड में आप जाती है या फिर आपके पति जाते हैं? जी, दोनों जाते हैं। जब भी उनको बुलाया जाता है कि अर्जेंट कॉल है, वो जा रहे हैं, मैं पीछे से भी पहुंच जाती हूँ, या हम दोनों साथ भी जाते हैं, तो हम दोनों जाते हैं हर काम में। हम चाहते हैं कि आप दोनों ऐसे ही सौभाग्यवती रहें। धन्यवाद जी। अब एक बार फिर से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चलिए फिर से शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला जयश्री जी के साथ। तो आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि एक बात बताइए, सत्ताधारी पार्टी में भी कई बार विरोध देखा गया है, तो उसका फायदा भाजपा क्यों नहीं उठाती है? जी अर्पिता जी, सत्ताधारी पार्टी में नगर परिषद सुजानगढ़ से मैं यदि बात करना चाहूँ तो निम्न स्तर से राज्य तक की जो इनकी सरकार है पूरी में ही हमेशा ही विरोध देखा जा रहा है जी। यदि आप सरकार में देखें, राज्य सरकार में, तो राजेंद्र गुढ़ा जी के और जो फॉर्च्यूनर वाले और जो भी बयान आ रहे हैं, नित्य प्रति उदाहरण जो है इनके विरोध के, आपसी फूट के हमारे सामने आ रहे हैं। रही बात सुजानगढ़ नगर परिषद की, तो नगर परिषद जब से ये कार्यकाल शुरू हुआ है
तो पहले से ही इनके खुद के ही पार्षद अलग ग्रुप में चल रहे थे। एक डेलीगेशन ग्रुप नाम से उनका अलग ग्रुप भी था, क्योंकि सभापति जी द्वारा उनके खुद के ही पार्षदों के काम नहीं किए जाते। तो परिणाम ये है कि हम विपक्ष में हैं तो हम विरोध प्रदर्शन ये खुले कर सकते हैं क्योंकि वो नहीं काम कर रही हैं, लेकिन सत्ता वालों के साथ ये तकलीफ है कि वो बोले भी कैसे। तो उसके चलते उन्होंने विरोध का ये अपना एक अलग गुट बनाया डेलीगेशन ग्रुप के हिसाब से। फिर जब कोई उनका काम कर दिया होगा तो वो डेलीगेशन ग्रुप भी छिन्न भिन्न हो गया। अब पुनः वही स्थिति हो रही है, वापस से वही विरोध उनका जो है आपसी चल रहा है। उनके पार्षद जो है वो अलग अलग नज़र आ रहे हैं। उसका उदाहरण मैं यदि दूँ तो अभी कुछ दिन पहले ही एक उनके पार्षद जो है वो वहाँ उनके नगर परिषद के जस्ट सामने ही हड़ताल पर बैठे थे जी। उससे पहले एक पार्षद ने इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। तो उनके खुद के ही पार्षद जो है वो उनसे एकदम तंग हो चुके हैं। बस यही है कि जनता ने इस बार तो उनको चुन लिया है भूलवश, लेकिन आगे उन्हें जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो इसका फायदा भाजपा क्यों नहीं उठाती है? जी, भाजपा जो है, मैंने आपको बताया कि भाजपा फ़ायदा उठाने वाली नहीं है, कि हमारी ये ऐसी नीति नहीं है कि हम फ़ायदा उठाएं। ये हमारी इट्स नॉट शूट ऑन आवर पर्सनैलिटी। हमारी जो पार्टी है वो उसको शूट नहीं करता है ये बात, फ़ायदा उठाना शब्द। लेकिन भाजपा खुली बाहों से आमंत्रित करती है, स्वीकार करती है यदि कोई भाजपा को में शामिल होना चाहे या भाजपा को ज्वाइन करना चाहे। और इसके कई उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे चाहे बड़े से बड़े नेता आप लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जितिन प्रसाद जी हैं, तो यदि कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन फ़ायदा उठाना शब्द भारतीय जनता पार्टी के उसूलों में नहीं है। सवाल है वो मैं अपनी तरफ से भी पूछना चाहूँगी जी कि सुजानगढ़ के आसपास के शहरों में देखें तो विकास नज़र आता है, मगर सुजानगढ़ में विकास देखें तो पता नहीं किसी खड्डे में पड़ा होगा। आपको नहीं लगता कि यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व कमज़ोर है? जी, मुझे क्या, ये तो हर व्यक्ति यही जानता है कि सुजानगढ़ का जो राजनीतिक नेतृत्व अभी जिन हाथों में है वो बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि जब से वो बने हैं सुजानगढ़ के लिए उन्होंने ना तो कोई विकास की योजना लाए हैं, ना कुछ विकास का कार्य करवाया है। और पिछले कुछ दिनों बाद एक हवा आई थी कि उन्होंने ज़िले के लिए वहाँ मांग की है और इस बार ज़िला बनाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी हवाई बातें वो कर रहे थे, क्योंकि बहुत सालों से लोग जो है सुजानगढ़ में ज़िले की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत मेहनत की लोगों ने। तो इस बार जब उनकी बात सुनी तो लोगों को एक पल के लिए ये लगा कि हाँ, इस बार ज़िला बन जाएगा, क्योंकि आगे होकर ये गहलोत जी से मिलने गए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एक लिस्ट आई है जिसमें सुजानगढ़ का नामो निशान ही नहीं है। तो इनसे इतना सा भी काम नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, निसंदेह राजनीतिक नेतृत्व एकदम कमज़ोर है। जी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके पति राजनीति करते हैं और आप भी राजनीतिक क्षेत्र में ही हैं, दोनों का तालमेल कैसे बैठता है? क्योंकि उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षा है और आप तो पार्षद है ही। अगर अगली बार आपका वार्ड महिला आरक्षित नहीं हुआ और आपके पति की इच्छा हो जाए वहाँ से चुनाव लड़ने की, तो क्या आप राजनीति से बाहर हो जाएंगी? अर्पिता जी, ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर भी उसी हिसाब से पर्सनली दूंगी थोड़ा, कि देखिए, मैं अर्धनारीश्वर भगवान की उपासक हूँ और नित्य स्तुति में मैं एक श्लोक हमेशा बोलती हूँ, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। तो यदि शिव और शक्ति से पूछ लिया जाए कि शिव के बिना संसार चल सकता है या शक्ति के बिना चल सकता है, तो ये वही क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रही हैं कि दोनों मिलकर, जब मैंने अभी बताया कि हम दोनों मिलकर हर काम करते हैं, हर कदम पर एक साथ रहते हैं, तो यदि आज मैं चुनाव लड़कर जीती हूँ तो वो वही जीते हैं, हम दोनों एक हैं। ये कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, ये आपका ही नहीं, मैं कई जगह जाती हूँ तो मुझे यही क्वेश्चन पूछा जाता है और इनसे भी यही कहा जाता है कि अब ये आगे बढ़ गई हैं या ये जो है। लेकिन उस समय मुझे एक हल्की सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर रहती है और मुझे हंसी आती है कि ये किस तरह से अलग करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं कि हम अलग हैं। तो यदि निसंदेह यदि मेरे पति अगली बार चुनाव लड़ते हैं तो जितनी मेहनत उन्होंने मेरे लिए की है मैं भी उतनी ही मेहनत, और अब तो मैं क्योंकि अब एक्सपीरियंस होल्डर हो गई हूँ तो मैं उससे डबल मेहनत उनके साथ कदम से कदम मिलाकर
कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगी। जी, सवाल की ओर। जी। तो शहर के बाज़ारों में कोई भी ऐसी रोड नहीं है जिसमें खड्डा ना हो। इस समस्या के लिए आपने क्या किया है? जी, मैंने बताया इसी समस्या के लिए, क्योंकि अभी जब समस्याओं की लिस्ट मुझसे पूछी गई तो मैंने पहली समस्या यही बताई कि रोड तो दिखती नहीं, खड्डे ही खड्डे हैं। जी। और इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ ऑटो यूनियन वालों को और सुजानगढ़ के सभी जागरूक नागरिकों को, जिन्होंने अपने स्तर पर कई बार आंदोलन किए हैं। सुनवाई नहीं होती है वो अलग बात है। तो उसी के लिए हमने अभी कुछ महीने 2-3 महीने पहले एक पीसीबी के पास एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें मुख्य मार्ग की रोड जो है ये बनवाने के लिए। तो उस समय हमें आश्वासन दिया गया है कि दिसंबर तक जो है ये रोड आपकी जो बन जाएगी। तो दिसंबर तक हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। उसके बाद यदि नहीं करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि एक बहुत ही बड़ा आंदोलन सुजानगढ़ की जनता के साथ मिलकर नगर परिषद को झेलना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा। ऐसा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। जी, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है आपने। तो आपसे एक अंतिम सवाल है जी। कि अटल जी कहते थे कि राजनीति की राहें रपटीली हैं, तो सोनिया जी कहती हैं कि राजनीति जहर है। और समाज में यह धारणा है कि महिलाओं के लिए राजनीति करना सबसे मुश्किल है। तो आप इन तीनों धारणाओं में अपने आप को कैसे सेट करती हैं? अर्पिता जी, आदरणीय अटल जी जो कहते हैं रपटीली मीन्स स्लिपरी, और सोनिया जी कहती है जहर है। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि महिलाओं के लिए सिर्फ राजनीति नहीं, कोई सा भी क्षेत्र आप ले लीजिए, हर क्षेत्र ही मुश्किल होता है, क्योंकि महिला को घर, बच्चे, सारा काम संभाल कर उसके बाद अपना कार्यक्षेत्र संभालना होता है। तो महिलाओं की होड़ तो कोई कर ही नहीं सकता, हर क्षेत्र में ही उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो राजनीति भी ऑब्वियसली वो करते ही हैं। लेकिन अब जो कि आपने कहा कि रपटीली हैं, तो एक तो शक्ति ईश्वर महिला को पहले से ही दे रखता है, उसके साथ मैं अपने पति के साथ सारा काम करती हूँ, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। तो इन रपटीली जो स्लिपरी जो राहें हैं उस पर फिसलने से मुझे रोकने वाले अब मेरी आम जनता है, मेरे पति हैं, मेरा परिवार है, सब मुझे मिलकर संभाल लेते हैं। तो मुझे इसमें इतना कोई ये मुश्किल नहीं लगती, कोई कठिन कार्य नहीं लगता। जी बिल्कुल। अब आपने अभी तक जितने भी सवालों के जवाब दिए वो बहुत ही ईमानदारी से दिए, वो बहुत ही बेबाकी से दिए। तो अब जो ये बात बेबाक का जो कार्यक्रम है इसको यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में। धन्यवाद। हम हमारे YouTube चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप और आपके हस्बैंड जो है वो दोनों एक साथ मिलकर सुजानगढ़ की जनता की भलाई करते रहे और उनकी मदद करते रहे। तो धन्यवाद। आपको मोमेंटो देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे सुजानगढ़ के सीनियर एडवोकेट श्री भीम शंकर जी शर्मा को।